नमस्कार, हम हैं शिव और आप देखना शुरू कर चुके हैं युगांतर 24 का विशेष कार्यक्रम युवान। और आज हम मिलेंगे उन युवाओं से जिन्होंने धारा 370 खत्म होने के पहले आखिरी बार कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। तो पूरी टीम से तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई इस लॉकडाउन के कारण। उस टीम में से एक दीदी हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए जानते हैं उनसे उस अनुभव के बारे में, उस पल के बारे में। नमस्कार दीदी। नमस्कार। आप हैं अंकिता तिवारी जी और आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश सह मंत्री, प्रदेश की छात्रा प्रमुख रह चुकी हैं और आपने शहडोल जिले में पूर्णकालिक का कार्य भी किया है। पूर्णकालिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संगठनों में, संघ में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, बजरंग दल में, सभी संगठनों में कैसे पूर्णकालिक जाते हैं कार्यकर्ता, मतलब अपने घर को, परिवार को छोड़कर, समर्पित होकर किसी अन्य जगह में, दूसरे राज्य में, दूसरे ज़िले में जाकर संगठन के लिए, देश सेवा के लिए कार्य करते हैं। तो हमारी दीदी भी पूर्णकालिक रह चुकी हैं। तो दीदी, आपके जज्बे को, आपके हौसले को, आपके टीम के हौसले को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। और दीदी, मैं आपसे यहाँ से एकदम जीरो से शुरुआत करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि कैसे ख्याल आया आपके मन में, आपकी टीम के मन में, कैसे ये तिरंगा यात्रा के बारे में, उस जगह के बारे में जहाँ कल्पना करके रूह कांप जाती है। हम जिस कश्मीर की कल्पना करते हैं, जिस खौफ की वहाँ कल्पना करते हैं, बेशक वो बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं वहाँ, लेकिन उन खूबसूरत वादियों के पीछे जो पत्थरबाज और ये जो ऐसे गिरोहकार करते हैं, ऐसे हालात हैं। और फिर लाल चौक में आपने इतना लंबा हौसला किया, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है और जितनी वो खूबसूरत है उससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा काला इतिहास भी उसके साथ में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हो, या हमारे भारतीय सैनिकों का शहीद होना हो, या आतंकवादी हमले हों, ये इन सारी चीज़ों को लेकर कश्मीर हमारा जो है वो हमारे सामने आए दिन नई नई बातों को लेकर आता रहता है। हुआ ये था कि मन में काफ़ी समय से था कि ऐसा कुछ होगा तो कभी जाएंगे, सुनेंगे। और उसकी शुरुआत हुई मेरे साथ विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले दो हमारे मित्र थे, अरुण उपाध्याय जी और ब्रजेश जैन जी। इन दोनों ने प्लान किया कि इस तरह से बुंदेलखंड की हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं। और जब उनके विचार मेरे सामने आए तो मैंने खुद ने उनसे बात की कि आप एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं और मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। और बहुत ही हर्ष का विषय मेरे लिए ये रहा कि उन्होंने उस चीज़ को हाँ कहा और हम तैयार हो गए उस तरह की तिरंगा यात्रा को निकालने के लिए, और उसमें सहभागिता मिल पाई। बहुत बढ़िया दीदी। तो आपने कहाँ से शुरू की ये तिरंगा यात्रा और कैसे कैसे वो होते हुए? मैंने सुना है, देखा था, मैंने महसूस किया, मैंने सुना था कि काफ़ी जगह से होते हुए गई थी। तो उसका आपको एक सफ़र का अनुभव थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। तिरंगा यात्रा हमने शुरू की थी 20 तारीख से, 20 जुलाई से। और सबसे पहले तो हमने एक संकल्प लिया था कि 28 तारीख को दोपहर 1 बजे हम कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। और उसकी यात्रा पहले पद यात्रा के रूप में प्रारंभ हुई 20 तारीख से। पन्ना में बांके बिहारी जी का मंदिर है। बेसिकली ये बुंदेलखंड की यात्रा, हमने उसे नाम दिया बुंदेलखंड तिरंगा यात्रा। पर ये प्रदेश की हमारी इकलौती ऐसी यात्रा थी जिसे हमने प्रारंभ किया, वो पद यात्रा के साथ किया। हमारे साथी ब्रजेश जैन जी थे, अरुण जी थे, उनके नेतृत्व में ये रैली हमारी चली। उन दोनों के नेतृत्व में हमारी ये यात्रा प्रारंभ हुई और पन्ना के जुगल किशोर जी के आशीर्वाद से वहीं से ध्वज अपने हाथ में लेकर, तिरंगा अपने हाथ में लेकर, और वहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ कर दी। जी, तो इसमें आपको, यहाँ से आपने यात्रा प्रारंभ की तो रास्ते में लोगों का सहयोग भी मिला होगा जी, उसके बारे में थोड़ी सा? बिल्कुल, जैसे पन्ना से हमने शुरू किया तो वैसे ही कई सारे लोगों का हुजूम निकल कर आया। एक बहुत अच्छी बात ये जो इस समय की है, पहले होता था कि जब हम छोटे छोटे थे उतना शायद समझते नहीं थे या सोचते नहीं थे देशभक्ति के बारे में और सारा। पर ये जो एक माहौल बना है युवाओं के बीच में, वो कहीं ना कहीं हम देश के प्रति अपना प्रेम जाहिर करना जानने लगे हैं। हमें आने लगा है कि हम किस तरह से करें, और उसी चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों का सहयोग हमें इस पूरी यात्रा में भी मिला। सबसे पहले तो हमारी जो टीम थी वो कोई छोटी, हम 2-3 लोगों की टीम नहीं थी, पूरे हम 20 लोग, जिसमें 19 मेरे साथ भाई लोग थे मेरे, एक मेरा भी उनके साथ में, मुझे भी अवसर मिला जाने का। और ऐसे जब हम लोग वहाँ पैदल यात्रा करते हुए निकले, कुछ स्थानों पर पैदल यात्रा करते, जब गांव में होते, गांव के लोगों के साथ, पूरे गांव का गांव हमारे साथ में चलता था, वो सम्मान देता था। और मैं
कहना चाहूँगी कि वो सम्मान हमारा सम्मान नहीं था, वो उस ध्वज का, उस तिरंगे का सम्मान था जो हमारे साथ में पन्ना से जैसे हमने प्रारंभ की से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमारे साथ में चला, और इस तरह लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। बहुत बढ़िया, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो अब ये कारवां हमारा पहुंच रहा है जम्मू कश्मीर। तो आपने इस सफ़र के बीच में जो आपने रेल यात्रा का कुछ अनुभव अपने मित्रों के साथ कुछ ऐसी बातें हुई होंगी कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो गुफ्तगू थोड़ी हमसे साझा करें हमारे टीम से। बिल्कुल, पन्ना से छतरपुर, छतरपुर से सागर, सागर से बीना, कई सारे लोग हमें मिलते गए, लोगों का स्नेह मिलता गया, बहुत सारा स्वागत भी रहा, सम्मान भी रहा। कई स्थानों पर तो भले वो गांव एक छोटा सा गांव होता था, पर वहाँ लोगों ने बड़े बड़े मंच बना के रखे थे। मतलब वो कुल मिलाकर देश की बात देश के लोगों के द्वारा वहाँ पर रखी गई और एक अच्छा खासा माहौल बना। और जैसे आपने ट्रेन की जो बात की है, तो बीना से हमने वहाँ से ट्रेन ली। हमने 25 तारीख को हम ट्रेन से जम्मू कश्मीर के लिए निकले थे। पूरे रास्ते भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ में हम चलते रहे। स्टेशन आते थे, जो कुछ परिचित होते थे वो हमारे पास उन स्टेशनों पर हमसे मिलने आते थे, हमारे साथ जो तिरंगा था उसका सम्मान करते थे, पुष्पमाला उनके ऊपर पुष्प अर्पण करते थे। कई लोग जो थे, इतना स्नेह उनका हो चुका था कि हमारे लिए कोई भोजन लेकर आता था, कोई कुछ लेकर आता था हमारे लिए। और सच कहूँ तो वो एक उनका और जोश और जज्बा ही था जो हमारे साथ जुड़ चुका था। वो भी वो चीज़ फील करते थे कि सिर्फ ये इतने लोग ही नहीं जा रहे हैं, हम भी आपके साथ वहाँ तक जा रहे हैं। इस तरह से कई सारे प्रदेशों को जब हम पार करते गए, हमने हरियाणा पार किया, हमने उत्तर प्रदेश किया, पंजाब निकला, कई सारी जगहों पर हम क्रॉस करते करते जब गए, तो ऐसे कई सारे लोग, कई सारे कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़ते चले गए। बहुत बढ़िया दीदी, आपकी इस यात्रा में इस हौसले के साथ, इस आत्मविश्वास के साथ लोगों ने आपका समर्थन किया, लोग जुड़ते गए। इस बीच में आपको काफ़ी लोगों को आपने मार्गदर्शन लिया होगा या स्वयं से मार्गदर्शन मिला होगा। उस बीच में उनके मार्गदर्शन में और हम जिस कश्मीर की कल्पना करते हैं, उसके बीच में जो एक लकीर खिंच जाती है उस कश्मीर के बीच में ऐसे तिरंगा यात्रा के लिए, उसका थोड़ी सा लकीर, मुझे लगता है कि लकीर कोई भी जो खींचती है वो विभाजन के लिए खींचती है। हम एक तरफ बाईं तरफ होते हैं, दूसरी तरफ दाईं तरफ होते हैं। और जैसे आपने कहा कि जैसे हमने तय किया कि भाई तिरंगा यात्रा निकालनी है, वो भी जम्मू कश्मीर की, और लाल चौक तक जानी है। पहले तो लोगों ने मना किया कि नहीं आपको नहीं निकालना चाहिए, इतना ज़्यादा वहाँ पर आतंकवादी हैं, वहाँ पर पत्थरबाज हैं, वो सेफ़ नहीं है वहाँ आपके जाने के लिए। पर कुछ लोग भी हमारे जैसे ही कुछ मिले जिन्होंने हमें कहा कि नहीं आप जाना चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए, वो देश है, हमारे देश का ही मुकुट है जम्मू कश्मीर। और इन सारी बातों में अच्छी बातें, बुरी बातें, एक जो सबसे बड़ा हमारे साथ एक सपोर्टिंग सिस्टम जो चल रहा था, मैं बिल्कुल उनका नाम लेना चाहूँगी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल कांत जी, जिन्हें हम प्रफुल्ल दादा कहते हैं, उनका काफ़ी हमें सहयोग मिला। साथ ही जितने भी जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ते चले गए थे, उन्होंने भी अपनी अपनी शुभकामनाएं हमें पत्र के माध्यम से भी दी, और धीरे धीरे एक एक कदम करते हुए हमारा ये काफिला बढ़ चला। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आपकी टीम रेल यात्रा कर जम्मू कश्मीर पहुंची। जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद आपका क्या प्लान था आगे? प्लान तो एक ही था, बस कि तिरंगा फहराना है लाल चौक पर। एक चीज़ ये थी कि जब हम लोग मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा पैदल के माध्यम से या गाड़ी के माध्यम से जब हम कर रहे थे, तो हमने अपनी पूरी की पूरी जानकारी, जो सूचना है, वो प्रशासन को दे रखी थी। तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ था, पूरा महकमा, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट भी किया है, उनके साथ हम चलते रहे। और हमने इस तरह का एक पत्र जो था वो उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भी दिया था, और उनसे एक आग्रह भी किया था कि आप इस पत्र को आगे भी जम्मू कश्मीर तक भी प्रेषित करें, ताकि जो लोगों की भ्रांतियां हैं और शायद जो सच्चाई भी है कि वहाँ जाकर एक सुरक्षात्मक अभाव शायद हम महसूस कर सकते थे, पर ऐसा कुछ वहाँ जाकर हमें मिला नहीं। जम्मू गए, जिनसे भी मिलते वो सारे लोग मना कर देते, नहीं करना है, सुरक्षा वाले तो कोई बात ही नहीं था। सुरक्षा की उतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब सर पर कफन बांध कर निकले ही थे। पर वहाँ का जो एक माहौल सामने आया हमारे, तो वो बहुत ही अद्भुत है। कश्मीर सच में धरती का स्वर्ग है, और उस स्वर्ग को देखने के बाद तो जैसे हम सारी चीज़ों को भूल ही गए थे। बहुत बढ़िया दीदी, तो आइए हम धरती के स्वर्ग कश्मीर में पहुंचते हैं, जिसकी कल्पना मात्र से खुशियों की बौछार छा जाती है, और उसका एक दूसरा रूप जब हम देखते हैं
कि आतंक से भरा हुआ है, पत्थरों से भरी हुई है वो खूबसूरत वादियाँ, तो उस पे कैसा रहा आपके टीम का अनुभव, उसके बारे में? हम लोग जम्मू पहुँचे। जम्मू में हमने रात्रि विश्राम किया और फिर तय किया कि अगले दिन सुबह ही हम कश्मीर के लिए निकलेंगे। कश्मीर हम पहुँच रहे हैं, रास्ते में ही जैसे कि आपको भी जानकारी है कि वहाँ पर पत्थर गिरते हैं, लैंडस्लाइड होता है, और रास्ते में चलते चलते वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ, कई सारी हमारी गाड़ियाँ वहाँ फंस गई। एक तो बहुत अविस्मरणीय ये था कि उस समय पर अमरनाथ यात्रा भी वहाँ पर चल रही थी, तो पूरा कश्मीर भगवान भोले का भक्त हो रखा हुआ था उस समय। और उसी समय पर जब लैंडस्लाइड हुआ वहाँ पर हम लोगों को 6 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। हमें पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, बस हमारा जो बस वाला था उसने इतना कहा कि भागो, और हम चल दिए। और ऐसे तरह के कुछ छोटे छोटे अनुभव, छोटे छोटे संघर्ष चलते रहे, पूरा बारिश भी चलती रही वहाँ पर वो जितना मनोरम दृश्य था, जो एक संकल्प था, उसके पीछे सारी चीज़ें छुपती चली गई। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आप कश्मीर पहुँचे। अब मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा दीदी कि जब आपने जिस दिन 28 तारीख को तिरंगा फहराया था, उसके पहले आप 27 तारीख की रात को जहाँ रुके, तो आपका वो पल, आपकी टीम का वो अनुभव आप थोड़ी बताएं, वो कैसा था? सबसे पहले तो हमारी टीम ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हम लोग फाइनली कश्मीर आ गए हैं, क्योंकि हमारे टीम ने जब पैदल यात्रा भी की तो पैरों में छाले भी हुए लोगों के, स्वास्थ्य भी किसी किसी का गड़बड़ हुआ। पर कहते ना कि जब आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी मंजिल आपको मिल रही है, तो वो खुशी की अलग होती है। हम वहाँ पर शाम को पहुँचे, हमने होटल्स, वहाँ पर रूम्स थे हमारे, वो हमने अरेंज किए। और रात में तो जैसे कह सकते हैं कि हमें नींद ही नहीं आ रही थी कि हमें कल जाना है, कल जाना है। पर हो गया, एक रात में एक प्लानिंग की हमने, अगले दिन का हमारा किस तरह का शेड्यूल होना है, तय किया कि कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर में ही शंकराचार्य जी का मंदिर है, वहाँ हम दर्शन करेंगे सबसे पहले। और अगले दिन सुबह से हम वहीं पर दर्शन, सबसे पहले हमने यदि कश्मीर में कोई काम किया तो दर्शन किया। अच्छा, तो दर्शन करने के बाद आपने रात में पूरी तैयारियां की कि किस प्रकार से हमको कल तिरंगा फहराना है, तो अब दूसरे दिन आप वहाँ से निकले, कैसे पहुँचे? दूसरे दिन के पहले मुझे लगता है कि एक चीज़ जो मेरे बताने में छूटी, कि जब हम एक दिन पहले पहुँच गए थे तो हमने सोचा कि जिस लाल चौक को हमने सुना है, जिस मंजिल को हम सोचते हुए यहाँ तक पहुँचे, एक बार उसको देख लिया जाए। फिर हमारे सहयोगी जो रहे, अरुण जी थे, भूपेंद्र जी थे, विजय चौरसिया जी थे, ब्रजेश जी थे, ऐसे हम लोग वहाँ पर कुछ लोग, पूरी टीम तो नहीं पर कुछ लोग उस लाल चौक को देखने पहुँचे कि जब हम कल जाएंगे तो किस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं। वहाँ हमने जाकर देखा कि वो एक साधारण सा, एक सामान्य से दिखने वाला स्थान है, जैसे कि हर शहर में एक घंटाघर होता है। हमारे शहर में भी, आपके शहरों में भी इस तरह से जब घंटाघर दिखाई देते हैं, वो लाल चौक है। पर जितना वो खूबसूरत है, उसके पीछे का जो उसका काला आतंक है वो और ज़्यादा बदसूरत है। कि वहाँ पर हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, हम वंदे मातरम नहीं कर सकते। भारत के मुकुट पर भी आज इस तरह का आवरण यहाँ पर छाया हुआ है। वहाँ हम लोग पहुँचे, हमने देखा और तय किया, सारी प्लानिंग कर ली कि कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, कहाँ से जाएंगे और किस तरह से हम लोग झंडा फहराएंगे, और ये सोच कर फिर हम लोग वापस आ गए। इसमें एक बात कि जब हम लाल चौक जा रहे थे, जब हमने ऑटो वाले से कहा कि हमें लाल चौक जाना है, तो वो सबसे पहले तो उनके दिमाग में सवाल आया कि क्यों वहाँ जाना चाहते हैं। क्योंकि चीज़ जो वहाँ की समझ में आई, यदि आप वहाँ के टूरिस्ट हैं, यदि आप वहाँ घूमने आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यदि उनको आर्थिक लाभ यदि कहीं से मिलता है तो टूरिस्ट से मिलता है, तो आप उनके लिए भगवान हैं। पर यदि आपके अंदर बड़ा देश का जज्बा, जोश, साहस आप लेकर गए हैं, तो हो सकता है कि आप उनके लिए काफिर होंगे। तो खैर हम लोगों की भी कुछ तैयारियां थी, और हमने उनसे बात की कि हमें वहाँ पर एक लाइब्रेरी है, वहाँ जाना है, क्या आप हमें ले सकते हो। उन्होंने वहाँ हमें पहुँचाया। तो इस तरह का भी एक चीज़ हमारे सामने आई थी। वो कहते हैं ना, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। तो उसी कश्मीर को अपना समझकर आपकी पूरी टीम जिस हौसले के साथ पहुंची, वहाँ जिस जज्बे के साथ पहुंची, तो अब आपने तिरंगा फहराया जब, उसका थोड़ी सा अनुभव हमारे सामने साझा करें। वो तिरंगा फहराने के बीच का जो अनुभव आपका वहाँ का रहा। तिरंगा फहराने का अनुभव बहुत अद्भुत है। मुझे लगता है कि शायद मैं शब्दों में बखान करना मेरे लिए मुश्किल होगा, पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो 1 बजे हमने तय किया था कि तिरंगा फहराना है, हम 12 बजे लगभग लाल चौक के स्थान पर पहुंच गए थे। पर जिस लाल चौक को हम एक दिन पहले देख कर गए थे, ये वो लाल चौक नहीं था। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर बताना चाहूँगी, एक दिन पहले तक वहाँ कुछ भी नहीं था। जो सामान्य दुकानें हैं वो अपनी दुकानें चलती हैं, जो लोगों का आवाजाही है बहुत कम वहाँ होती है।
पर जब हम पहुँचे अगले दिन तो वो रविवार का दिन था, और रविवार दिन वहाँ रविवारी बाज़ार, जो हमारे यहाँ भी सामान्य रूप से साप्ताहिक बाज़ार होता है, वहाँ लगा हुआ था। और जिन सड़कों पर कोई नहीं होता था, उस दिन 5 से 6 हज़ार लगभग लोग वहाँ पर उपस्थित थे। तो पहले थोड़ा मन में आया, क्योंकि काफ़ी सुना था कि वहाँ के तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी पत्थरबाज हो सकता है, पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब किसी संकल्प का विकल्प नहीं होता। और बढ़ चले हम लाल चौक की तरफ सारी चीज़ों को पार करते हुए। वहाँ पहुँचने के बाद में हम लोगों ने तिरंगा फैलाया अपना तिरंगा हम साथ में लेकर गए हुए थे। और हमने जैसे ही तिरंगा फैलाया तो कुछ पुलिस के लोग आए वहाँ पर, जो कश्मीर पुलिस के लोग थे, 2 लोग, वो आए और उन्होंने हमसे छुड़ा लिया तिरंगा, और उन्होंने हमें डांटा कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। और वहीं पर सच कहा जाए तो हमारी गिरफ्तारी हो गई। हमारी इतनी बड़ी टीम गई थी, हर टीम के लोगों को हमने अलग अलग उनके काम बांट रखे थे, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद भी सतर्कता की ज़रूरत है। तो हमारे कुछ लोग ऐसे थे जो यदि हमें कुछ हो जाता है तो हमारे सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में हो सकते हैं, वो हमारी जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि सुना तो इतना भी है कि जितना मारा नहीं जाता उससे ज़्यादा घसीटा जाता है। तो मार और घसीटने का डर तो नहीं था, पर ये डर ज़रूर था कि हम खोना नहीं चाहते थे उस कश्मीर में। इस तरह से सब लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटी निभाई। हमें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। मुझे याद है एक CRPF के जवान हमारे पास में आए, उन्होंने कश्मीर पुलिस से बात की, जो भी उनकी बात हुई हो, और उसके बाद वो हमें लेकर उनका जो हेडक्वार्टर था, वो हम तीनों को, मैं थी, अरुण उपाध्याय जी थे, भूपेंद्र राय जी थे, उन तीनों को लेकर वो अपने हेडक्वार्टर गए। वहाँ पर हमसे कई सारे सवाल हुए, लगभग 3-3.5 घंटे की गिरफ्तारी हुई। और एक कमरे के अंदर हम 3 एक कुर्सियों पर, बाकी लोग हमारे आसपास फैले हुए, और उनके सवाल दर सवाल हमारे साथ आए। और अच्छा भी होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियाँ वहाँ चलती हैं उस हिसाब से इस तरह की पूछ परख होना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। जब हौसला कर लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर कद देखना फिजूल है आसमान का। इसी हौसले के साथ आपकी टीम ने जिस प्रकार से साहस दिखाकर उस लाल चौक में तिरंगा फहराया, हमें और हमारे सभी दर्शकों के साथ इस पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। तो इसके बाद आपने CRPF के कैंप में रुका, फिर किस प्रकार से उसके अपने आगे की यात्रा प्रारंभ की, आगे क्या किया आपने वापस आने के लिए? CRPF की जहाँ हम बात करते हैं, तो जब हम भारत के व्यक्तियों के अंदर आर्मी को लेकर या सेना को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, हम उनके दिल से इज्जत करते हैं। पर जो उस समय मैंने देखा शायद मेरे अंदर कि उनको लेकर इज्जत बढ़ गई। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर हमारा CRPF का जवान वहाँ पर गन लिए, इतना सारा कुछ पहने हुए, भरी बारिश में अकेला खड़ा होता है पहाड़ों पर, और वो इसलिए खड़ा है क्योंकि ताकि हम सुरक्षित रह सकें। मुझे एक इंसिडेंट बड़े अच्छे से याद है कि जब हमें ऑफिस में बिठाया गया था, उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें समझाई कि आपको ये नहीं करना था, ये करना था। और उस बीच में जब उस CRPF के अधिकारी ने हमें एक बात कही कि आप लोग इतनी जल्दी क्यों करते हैं, आप देखिएगा बहुत जल्दी इस लाल चौक पर, इस कश्मीर में भी तिरंगा होगा। वो चीज़ थी शायद कि हम बाकी सारी पीछे की चीज़ें भूल चुके थे। और एक उस बात के बाद में बहुत खुशी भी है हमें इस चीज़ को बताते हुए कि हम वो आखिरी व्यक्ति हैं जिन्होंने वहाँ उन हालातों में तिरंगा फहराया। क्योंकि ठीक 28 तारीख के हमारे तिरंगा यात्रा के बाद धारा 370 का भी हटना हो गया। तो एक सवाल आ रहा है दीदी कि आपने 28 तारीख को वहाँ तिरंगा फहराया, धारा 370 का कश्मीर से खात्मा हो गया। वो 370 को मैं 370 के साथ साथ वो कश्मीर के लिए काला धब्बा था, वहाँ का आतंक था, जो वहाँ से ख़त्म हुआ। और फिर से हम जैसे खूबसूरत कश्मीर की कल्पना करते हैं, जो यहाँ से कि कश्मीर की वो खूबसूरत वादियाँ, वो फिर से उस ओर लौटने लगा। तो आपकी ऐसे मोदी जी से कुछ बात हुई थी क्या कि हम जाएंगे और उसके कुछ दिन बाद धारा 370? नहीं, ऐसी कोई मोदी जी से बात नहीं हुई थी। ये एक समय ही था कि हमारा तिरंगा फहराना हुआ, और उसके 7 दिन के अंदर ही, जैसे एक रविवार को तिरंगा फहरा और दूसरा रविवार मुझे बहुत अच्छे से याद है, और शायद ये मेरे लिए अविस्मरणीय ही रहेगा। और धारा 370 वहाँ पर ख़त्म होती है, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, लद्दाख अलग से निकल कर आता है, और कहीं ना कहीं भारत का मुकुट जो कहा जाता था वो स्वतंत्र हो जाता है। तो जिस प्रकार दीदी आपकी टीम के हौसले ने, जिसने उस आतंक में आखिरी बार उस कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको और आपके पूरे टीम के इस जज्बे को युगांतर 24 प्रणाम करता है और आप जैसे युवाओं पर हमें गर्व है। युगांतर 24 आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और तिरंगा यात्रा के कुछ साथी हैं जिनसे हमारी मुलाकात इस लॉकडाउन के कारण वो हमारे पास तो नहीं आ सके, लेकिन उनके कुछ विचार हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं, तो आइए उनको देखते हैं। जो स्वाभिमान तिरंगा यात्रा हम लोगों ने पिछली साल 21 जुलाई से प्रारंभ की थी, वो कश्मीर लाल चौक 28 जुलाई को फैर करके समापन हुई थी। ये यात्रा जब हम लोगों ने स्वरूप बनाया ब्रिजेश जैन जी के साथ बैठ करके, तो ये यात्रा अपने आप में इसलिए अद्भुत हो जाती है कि कई लोगों ने, मित्रों ने, माता पिता ने यहाँ तक की चिंता व्यक्त की आप लोग वहाँ जा रहे हो, किन परिस्थितियों में तिरंगा फहरेगा। हम लोगों के मन में लेकिन देशभक्ति का ज्वार था मित्रों, तो हम लोगों ने तय किया था कि बुंदेलखंड का तिरंगा लाल चौक पर फहरेगा। यह तिरंगा यात्रा इसलिए भी अद्भुत होती है कि 28 जुलाई को जब तिरंगा 2019 को फहरता है, उसके बाद भारत सरकार एक निर्णय लेती है कि वहाँ से 370 और 35 जैसा काला कानून हटाया जाएगा। इसलिए हम सब लोग सौभाग्यशाली गौरवान्वित मानते हैं अपने आप को कि हमने एक ऐसे समय में तिरंगा यात्रा फहराई जब 370 और 35 काला कानून था, वहाँ की विपरीत परिस्थितियाँ थी। उस परिस्थिति में हम सब ने बुंदेलखंड का वो तिरंगा वहाँ फहराए। या आपने बुंदेलखंड की उस तिरंगा यात्रा की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए बुंदेल कश्मीर के अंदर से तिरंगा यात्रा के समापन के बाद 370 और 35 जैसा काला कानून हटाया। इसके लिए बुंदेलखंड की धरती की ओर से माननीय सांसद जी को, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह, आदरणीय वीर सुंदर शर्मा जी, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई मेरी और हमारी टीम की ओर से। बुंदेलखंड का प्रेम और स्नेह हम सबको ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चर्चा करना चाहते हैं किस प्रकार से जब हम 27 तारीख को श्रीनगर पहुंचे थे और वहां पर हमने पहुंचकर सर्वप्रथम मैंने, अंकिता तिवारी जी, अरुण उपाध्याय जी और विजय चौरसिया जी, हम चारों ने मिलकर जब हमने वहां निरीक्षण किया और वहां पर एक योजना तैयार की। फिर हम लोग जब 28 को सुबह उठते हैं और हम लोग वहाँ सुबह आदि शंकराचार्य के मंदिर पहुँचकर भगवान महादेव के दर्शन करके सुबह 9 बजे जब हम तिरंगा फहराने का वहाँ प्रयास करते हैं और वहाँ पुलिस से हमारी झड़प हो जाती है। पुलिस हमें अपनी कस्टडी में ले लेती है और वहाँ से अपने पुलिस चौकी ले जाती है, परंतु कहीं ना कहीं आर्मी को सूचना मिल जाती है और आर्मी हमें छुड़ाकर पूछताछ के माध्यम से हमें अपने साथ ले जाती है और हमें वहाँ पर ऑफिसर से बात करने का मौका मिलता है, जहाँ हम अपना उद्देश्य उनको बताते हैं, अपने देश प्रेम की भावना और अपने बुंदेलखंड के देश प्रेम की भावना उनको बताते हैं, जहाँ उनको समझ आता है कि युवाओं का उद्देश्य नेक था और वह हमें छोड़ के अपने वहाँ से 40 किलोमीटर दूर आर्मी बेस कैंप में रखते हैं और रात में हम वहाँ पर रुकते हैं और वह सुबह हमें जब जम्मू तक सुरक्षित छुड़वाने का कार्य करते हैं। तो निश्चित ही आर्मी पर विश्वास हमें ऐसा था कि हमें कोई ना कोई बचाए या न बचाए, आर्मी हमें जरूर सुरक्षित करेगी। वहाँ पर जब हम लोग आर्मी पर जब हम लोग लाल चौक पर तिरंगा फहराने का प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ पर एक ऐसा संवेदनशील माहौल, वहाँ पर एक ऐसा माहौल था कि वहाँ पर आज हम लोग बचेंगे नहीं, वहाँ पर हम लोगों की हत्या करवा दी जाएगी। वहाँ के लोगों की हत्या की नज़रों और पुलिस का अपने उसमें रखना कहीं ना कहीं हम लोगों को खतरे से खाली नहीं था, परंतु आर्मी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने हमें सुरक्षित छुड़वाने का प्रयास किया और जम्मू तक हमें सुरक्षित छुड़वाया गया। नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन सूर्यवंशी सागर मध्य प्रदेश से। आज बुंदेलखंड तिरंगा यात्रा को एक वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। जितना किताबों में पढ़ा था कहीं उससे भी ज़्यादा कश्मीर सुंदर है। हिमालय की बर्फीली वादियाँ, हिमालय की गगनचुंबी चोटियाँ, फूलों से सजी वादियाँ और शिकारों से सजी वहाँ की डल झील और विश्वविख्यात वहाँ की केसर। दुनिया में ऐसा सौंदर्यीकरण मैंने कहीं नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, भारत का सिर है। धन्यवाद। लाल चौक पर झंडा फहराना इतना कठिन कार्य क्यों? जैसे कि आपको पूर्व में भी ज्ञात होगा कि हमारे कई वरिष्ठ लोग लाल चौक पर झंडा फहराने का प्रयास कर चुके हैं, उनकी वहाँ पर हत्याएं कर दी गई। जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी वहाँ पर गए, उनकी भी वहाँ पे हत्या कर दी गई। इन्होंने लाल चौक को इतना संवेदनशील बना रखा है वहाँ के लोगों ने कि झंडा फहराना बहुत कठिन है। उनकी जो वहाँ की मानसिकता है वो हम लोगों से मैच भी नहीं करती है और झंडा फहराना बहुत कठिन कार्य कर दिया है, संवेदनशील इलाका बना दिया है वहाँ पर। लेकिन जो हमारी तिरंगा यात्रा की टीम थी, उन्होंने एक सार्थक प्रयास किया और हमने वहाँ जाकर लाल चौक पे झंडा फहराया और सफल रहे। आज
हमारी तिरंगा यात्रा को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। जब तिरंगा यात्रा हमारे सागर में आई तो सागर में उसको व्यापक समर्थन मिला और यहाँ के लोगों ने सोचा कि जो युवा तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ये काफ़ी अच्छा है, ऊर्जा से ओतप्रोत। लाल चौक कश्मीर के लिए तिरंगा यात्रा साथी अरुण उपाध्याय, अंकिता तिवारी एवं ब्रजेश जैन अन्य साथियों के साथ निकाली गई। उस समय तत्कालीन कमलनाथ सरकार को कलेक्टर पन्ना के माध्यम से सूचना भिजवाई गई, परंतु कमलनाथ सरकार ने आगे पत्र फॉरवर्ड नहीं किया, जिससे जम्मू में सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ी परेशानी हुई। जय श्री राम दोस्तों, हमारी तिरंगा यात्रा जो 2019 में प्रारंभ हुई थी लाल चौक कश्मीर के लिए, निश्चित रूप से उसका 28 जुलाई को 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है। सभी टीम के लिए शुभकामनाएं, बधाई जो निरंतर हमारे साथ से कदम मिलाकर चले थे और लाल चौक तक कश्मीर तक पहुंचे थे और तिरंगा फहराया था। अरुण जी को, अंकिता दीदी को, सभी सारी टीम को, सोहम जी को, संदीप को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ वहां तक गए और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। जो बुंदेलखंड तिरंगा यात्रा 24 जुलाई को बीना आई और बीना में इसका हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। और जब 24 तारीख को बीना से यात्रा ट्रेन के माध्यम से जम्मू के लिए रवाना हुई तो रास्ते में पड़ने वाले ललितपुर, झांसी, ग्वालियर, दिल्ली, पानीपत, पठानकोट आदि हरियाणा और पंजाब के राज्यों वाले स्टेशनों पर हमारा भव्य स्वागत हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे ऐसे ही देशभक्ति जज्बे के साथ ऐसे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।